तो दोस्तों, मन में चल रहे युद्ध को विराम दे, खामखा खुद से लड़ने की कोशिश न कर, रास्ते की सुंदरता का लुत्फ़ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। इन पंक्तियों का अर्थात ये है कि आप लाइफ में पेशेंस रखिए। आप जो यूपीएससी की जर्नी है उसको एंजॉय करिए, डेस्टिनेशन आपको मिल जाएगी, है ना। चलिए, तो गाइज वेलकम बैक टू द लेमैन वे, जहाँ पे हम करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं रोज़ के, है ना। आज हम नवंबर के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं और आज हम साइंस और ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स को देखेंगे। साइंस एंड टेक हम कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के भी कुछ देखेंगे, है ना। मोस्ट ऑफ द 50% हम ज्योग्राफी भी आज कंप्लीट कर देंगे, है ना। एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो पहला आर्टिकल जो है दैट इज़ अबाउट नोरो वायरस, ठीक है। तो नोरो वायरस क्या है? ये एक एनिमल बॉर्न डिसीज़ है ना। एनिमल से ओरिजिनेट होती है ना। लिवर में इन्फेक्शन बेसिकली ये करती है, और जो स्टमक होता है, स्टमक और इंटेस्टाइन की जो अंदर वाली परत होती है स्टमक की, उसको ये बेसिकली स्वेल कर देती है। तो उससे क्या होता है, जब ये स्टमक की अंदर वाली लिनिंग जो होती है ये स्वेल हो जाती है, तो उससे क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका ख़राब होगा, है ना। आपको अच्छे से डाइजेशन नहीं होगा तो आप क्या करोगे, आप वॉमिट करोगे, आप उल्टी करोगे, है ना। तो ये सब चीज़ें इसमें होती हैं, है ना। तो ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इलनेस है, जिसमें जो स्टमक की अंदर की लिनिंग है वो स्वेल हो जाती है, और इंटेस्टाइन की भी जो लिनिंग होती है वो स्वेल हो जाती है, जिससे सीवियर वॉमिटिंग और डायरिया हो जाता है ना। अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है ना। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और कामो ओलेवा के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्या है ये कामो ओलेवा, ठीक है। ये बेसिकली एक ना क्वाजी सैटेलाइट है। तो एक एस्ट्रॉयड मान लो, ये बेसिकली एक एस्ट्रॉयड है जो बेसिकली सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, बट अर्थ के बहुत ही क्लोज है ये, है ना। अर्थ के बहुत क्लोज है, तो ये अर्थ का सैटेलाइट भी आप नहीं बोल सकते, बट ये एक प्लैनेट भी नहीं है, क्योंकि मतलब बेसिकली ये एक रॉकी एस्ट्रॉयड है जो रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, सन के अराउंड, है ना। तो इसीलिए इसको क्वाजी सैटेलाइट बोला है ना। ऐसा माना जा रहा है कि ये इसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ होगा कि भाई ये मून का कोई टुकड़ा है जो मून से जो बेसिकली डिटैच होके गिर गया होगा, मतलब ऑर्बिट में आ गया होगा, इस टाइप से माना जा रहा है ना। तो बेसिकली 2006 में एक टेलीस्कोप है, पैन स्टार्स टेलीस्कोप, जो कि हवाई में है ना, उसने इसको स्पॉट किया था। एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट है जो सन को ऑर्बिट करता है, एंड येट रिमेन्स क्लोज टू द अर्थ, है ना। द एस्ट्रॉयड इज रफली द साइज ऑफ अ फेरिस व्हील, एक व्हील के साइज का है, बेसिकली 150 से 190 फीट डायमीटर है इसका, है ना। और बहुत ही क्लोज आ गया था अर्थ के, और उसी ऑर्बिट में बेसिकली रिवॉल्व करता है क्लोज टू अर्थ, है ना। तो इसीलिए इसको क्वाजी सैटेलाइट बोलते हैं, है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और मातोशिनोस मैनिफेस्टो के बारे में बात करते हैं ना। तो ये क्या है, ये बेसिकली यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है उसने ये बोला है कि अब हम जो स्पेस का यूज़ है उसको हम एक्सेलरेट करेंगे, है ना। तो उसके लिए इन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था, उसको इन्होंने अप्रूवल दे दिया, है ना। इट इज़ अप्रूव्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी काउंसिल टू एक्सेलरेट द यूज़ ऑफ स्पेस इन यूरोप। तो यूरोप में स्पेस का यूज़ करने के लिए इसको एक्सेलरेट किया गया है। इट एम्स टू टैकल द अनप्रेसिडेंटेड सोसाइटल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस फेस्ड बाय यूरोप एंड इट्स सिटीजन्स, ठीक है। तो जो भी ये सारे रीजंस हैं इसको टैकल करने के लिए ये मैनिफेस्टो बनाया गया, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं और ग्रे मैटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ग्रे मैटर क्या होता है, तो ग्रे मैटर बेसिकली ये देखो, ये जो ब्रेन है ना, तो ब्रेन में ये जो ग्रे वाला पार्ट दिख रहा है ना, दिस इज ग्रे मैटर, और ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है दैट इज व्हाइट मैटर, है ना। अब ग्रे मैटर होता क्या है, बेसिकली ब्रेन्स में क्या होता है, ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। ब्रेन्स में न्यूरॉन्स होते हैं, हमने साइंस में पढ़ा ना कि ब्रेन्स में क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, न्यूरॉन्स जो होते हैं इस टाइप से होते हैं, देखो न्यूरॉन दिखाता हूँ मैं आपको कैसा होता है। तो दिस इज़ अ न्यूरॉन, है ना। ये पूरा एक जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज़ अ न्यूरॉन, है ना। तो इसमें ये जो पार्ट होता है ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं एक्सन, है ना। ये पूरा एक्सन होता है। फिर इसमें ये सेल होता है, ये वाला शवॉन सेल, है ना। अच्छा, इसके जो ये जो एक्सॉन के जो बाहर वाली लेयर होती है, जो एक ऐसी लेयर होती है जो इस एक्सॉन को कवर करती है ना, उसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ, है ना। एक लेयर होती है जो इस एक्सॉन को कवर करती है। दीज आर डेंड्राइट्स, है ना, दीज आर डेंड्राइट्स, है ना। ये जो बीच में होते हैं जिन पे ये जुड़े होते हैं इनको हम नोड्स बोलते हैं, है ना। ये जो इसका टेल होता है उसको हम ये एक्सन टर्मिनल बोलते हैं ना। ये बेसिकली एक्सन है, ये जो बीच वाला है, और ये है एक्सन टर्मिनल, है ना। दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है।
और ये है उसकी सेल बॉडी, ये जो ऊपर वाली है ना, दिस इज सेल बॉडी, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो एक्सन है, ये जो येलो येलो कलर का दिख रहा है पूरा आपको, दिस इज कवर्ड बाय अ शीट कॉल्ड माइलिन शीट, है ना। माइलिन शीट इसको कवर करती है, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है इसको माइलिन शीट, है ना। बट ये जो ग्रे मैटर होता है ना, इसमें ये माइलिन शीट नहीं होती है, ठीक है। बस यही बताना था मेरे को आपको, इसीलिए ये डायग्राम आया है ना। तो ये क्या होता है, ये अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं, इसमें माइलिन शीट से कवर नहीं होते हैं वो जो एक्सन्स होते हैं, है ना। और बेसिकली ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली ब्रेन कहाँ पे होते हैं, ये ब्रेन में होते हैं, ब्रेन स्टेम पे होते हैं, सेरेबेलम में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, है ना। तो यहाँ सब ये वाला ग्रे मैटर प्रेजेंट है ना। ये इन्वॉल्व किस में होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, अभी आप ब्रेन में देखा था ना कि मोस्ट ऑफ द जो साइड में था वो पूरा ग्रे मैटर था, है ना। तो ये लोग बेसिकली कॉग्निटिव रिकॉग्निशन और ये जो मसल कंट्रोल होता है, सेंसरी परसेप्शंस होते हैं जैसे सीइंग, हेयरिंग, मेमोरी, इमोशंस, स्पीच, डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल, इन सबको बेसिकली ये लोग कंट्रोल करते हैं ना। इनका ग्रेइश अपीयरेंस होता है ना, इसीलिए इनको ग्रे मैटर बोला जाता है, ठीक है। तो ये था अबाउट ग्रे मैटर। और वाइट मैटर क्या होता है, वाइट मैटर में बेसिकली वो होता है, माइलिन शीट होती है ना। तो वो माइलिन शीट से कवर होते हैं जो उसको एक ओपेक अपीयरेंस देता है। तो ये जो वाइट वाइट कलर आता है वो माइलिन शीट की वजह से आता है ना। तो इसीलिए इसको वाइट मैटर बोलते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो हमारा आर्टिकल है दैट इज अबाउट सत्यम प्रोग्राम। तो क्या है ये सत्यम, सत्यम इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ योगा एंड मेडिटेशन, है ना। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, तो योगा और मेडिटेशन पे फोकस होगा। तो इस पे बेसिकली इसकी रिसर्च को हम फॉस्टर करेंगे ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या होता है, रिसर्च होती है। तो इसकी जो योगा और मेडिटेशन के बेनिफिट्स हैं, है ना, उससे हम कैसे फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इंप्रूव कर सकते हैं, हम अपनी कॉग्निटिव फंक्शनिंग को इंप्रूव कर सकते हैं, उसके बारे में रिसर्च होगी, है ना। उस रिसर्च को प्रमोट करने के लिए, है ना। तो अभी इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था 2015 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, अंडर इट्स कॉग्निटिव साइंस रिसर्च इनिशिएटिव। तो इस इनिशिएटिव के अंदर इसको बेसिकली कंसेप्चुलाइज किया गया था। क्या है इसका मकसद कि भाई हम साइंटिफिक रिसर्च को बढ़ावा देंगे, किसमें, कि योगा और मेडिटेशन के इफेक्ट्स क्या हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे, है ना, और कॉग्निटिव फंक्शनिंग में, और कैसे हम इससे डिसऑर्डर्स को ट्रीट कर सकते हैं, बेसिकली हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं, है ना। उसका हम बेसिकली उसमें रिसर्च हम फॉस्टर करेंगे, है ना। तो ये है सत्यम प्रोग्राम, ठीक है, समझ में आ गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, YAM से याद रखो, योगा एंड मेडिटेशन है ना। जब पूरा पूरा याद ना कर पाओ ना, तो आखिरी के 2-3 याद कर लिया करो। जैसे सत्यम है, अब सत्यम आपने देख लिया तो आपको पता है कि अगर ऐसा कोई वर्ड आएगा, है ना, और आपको पता है कि YAM इज योगा एंड मेडिटेशन, है ना, योगा एंड मेडिटेशन, तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट ईजिली कर पाओगे, है ना। अगर पूरा याद नहीं हो पा रहा है तो कुछ पार्ट याद कर लो इसका, ठीक है। इस टाइप से भी पढ़ सकते हो। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट पैसीफे प्रोजेक्ट के बारे में, है ना। तो ये क्या है पैसीफे प्रोजेक्ट, दिस इज ऑल्सो अ शॉर्ट फॉर्म। किसका शॉर्ट फॉर्म है, पोलर एरियाज स्टेलर इमेजिंग इन पोलराइजेशन हाई एक्यूरेसी एक्सपेरिमेंट। अब ये पूरा याद होगा क्या, नहीं याद होगा, पूरा पूरा ही नहीं याद होगा। तो बस आपको एक वर्ड जो मेन जो प्रोजेक्ट जिस बारे में है वो वर्ड याद रखना है, दैट इज पोलराइजेशन, है ना। तो हम इसमें पोलराइज लाइट को डिटेक्ट करते हैं, बस आपको यही याद रखना है। पासीफे प्रोजेक्ट, सिंस बहुत ज़्यादा पी है इसमें, देखो पी है ना, पी करके बहुत ज़्यादा है, तो पोलराइजेशन आप याद रखो, पी पोलराइजेशन, है ना। तो बेसिकली इसमें क्या है पासिफे प्रोजेक्ट में, इसमें हम क्या करेंगे, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेटिव स्काई सर्वेइंग प्रोजेक्ट है जो लाइट में जो पोलराइजेशन हो जाता है उसको डिटेक्ट करने के लिए। अब आप बोलोगे क्या ये पोलराइजेशन क्या होता है, ये एक फिजिक्स का कंसेप्ट है, कुछ नहीं होता है उसमें। क्या हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं कि लाइट एज अ वेव ट्रैवल करती है ना। तो जब भी एज अ जो 2 टाइप की वेव होती हैं, ट्रांसफर और लॉन्गिट्यूडनल, है ना। तो जब भी जो ट्रांसफर वेव जब जाती है तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो वाइब्रेट करते हैं ऊपर नीचे, ऐसे ही वेव प्रोपोगेट करती है ना। तो जब पार्टिकल्स एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, मान लो जैसे ये वेव जा रही है और पार्टिकल सिर्फ ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहे हैं ना, एक ही प्लेन पे, 3 प्लेन होते हैं, है ना, ये तो पता है। ये वाई एक्सेस है ना, ये एक्स एक्सेस और ये जेड एक्सेस, है ना। तो अगर जो पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ एक ही प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं, मतलब जैसे ऊपर नीचे, तो उसको हम बोलते हैं पोलराइजेशन, कि भाई पोलर हो गया, मतलब एक ही डायरेक्शन में बेसिकली वाइब्रेट कर रहा है। पोल्स क्या होते हैं, अर्थ में पोल्स कहाँ पर होते हैं, एक्सट्रीम्स पर होते हैं ना, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। पोल्स वही होते हैं। तो एक ही, मतलब आप समझ लो कि एक ही डायरेक्शन है, कोई मल्टीपल डायरेक्शंस नहीं है, हर जगह पोल्स नहीं होते ना, पोल्स बस 2 ही जगह होते हैं, एक्सट्रीम पे होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, है ना। तो बस ये एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट नहीं करते हैं। तो जो हर डायरेक्शन में लाइट पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, मान लो ऐसे भी वाइब्रेट कर रहे हैं, जेड एक्सेस के अलॉन्ग भी कर रहे हैं, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग भी कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनपोलराइज्ड लाइट, है ना। उसको हम क्या बोलते हैं, अनपोलराइज्ड लाइट। पोलराइजेशन मतलब एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो रहा है, बस इतना याद रखो, एक ही डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं जब वेव मूव करती है ना, दैट इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ठीक है।
तो अभी इसमें क्या बोल रहा है कि ऐसी ही लाइट जो स्टार से ऐसी पोलराइज लाइट आ रही है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या प्रोजेक्ट है, पासीफे प्रोजेक्ट, है ना। बस आपको ये याद रखना है। इसमें हाई ऑप्टिकल पोलरीमीटर्स यूज होंगे जो इन लाइट्स को बेसिकली डिटेक्ट करेंगे, है ना। तो बस आपको ये याद रखना है। टू ऑब्जर्व द नॉर्दर्न एंड सदर्न स्काइज, तो नॉर्थ और साउथ दोनों की जो आसमान है उनको हम बेसिकली ट्रैक करेंगे और वहाँ से लाइट को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है पासीफे प्रोजेक्ट, है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलैरोमीटर के बारे में, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जो इसी प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है, जो बेसिकली इस लाइट को डिटेक्ट करेगा। इट इज़ माउंटेड ऑन 2 स्मॉल ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स टू डिटेक्ट द पोलराइज्ड लाइट, है ना, emerging from the stars along the high galactic latitudes। तो जो स्टार से लाइट आ रही है, पोलराइज लाइट आ रही है, उसको हम मेजर करेंगे थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट, बस यही है और कुछ नहीं है, है ना। तो यहाँ पे याद रखो कि OP इज ऑप्टिकल पोलैरोमीटर, है ना, दिस इज पोलैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट, है ना, बस इतना याद रखना है। पासीफे प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट से, पोलराइज लाइट को हमको डिटेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, गाइया, GAIA, व्हाट इज दिस, दिस इज अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मतलब जो उसका एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, बेसिकली ये एजेंसी नहीं है, ESA की एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन है ना, जो जिसका एम क्या है, ये बेसिकली क्या करेगा, जो हमारी गैलेक्सी है ना उसका 3D मैपिंग करेगा, मतलब उसका एक 3D मैप बनाएगा। जो हमारी गैलेक्सी है, कौन सी गैलेक्सी है, मिल्की वे, है ना, हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। तो एक इस गैलेक्सी का बेसिकली ये 3D मैप बनाएगा, है ना, ये इसका मकसद है ना। इट इज़ अ यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन, है ना, एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन है जो 3D मैपिंग करेगा किसकी, गैलेक्सीज की, है ना, जो हमारी गैलेक्सी की 3D मैपिंग करेगा, दैट इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। इन द प्रोसेस रिवीलिंग द कंपोजिशन, फॉर्मेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द गैलेक्सी, तो हमारी गैलेक्सी बनी कैसे, इवॉल्व कैसे हो रही है, ये सब ये प्रोजेक्ट बताएगा, है ना। तो क्या है ये, GAIA, G इज़ फॉर गैलेक्सी, है ना, ऐसे याद रखो, GAIA है ना, तो G से गैलेक्सी है ना, तो गैलेक्सी की 3D मैपिंग से रिलेटेड है। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का प्रोजेक्ट है ना, मिशन है, तो ये याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में बात करते हैं, है ना। तो अभी जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप को दिसंबर में लॉन्च किया गया था, है ना, आपको याद होगा। तो जब हम ये नवंबर की न्यूज़ है तो उस समय शेड्यूल था, अभी लॉन्च हो चुका है ना। इनफैक्ट शायद आज इनका वो भी है, नासा का इसके ऊपर एक मीटिंग भी है, मैं पढ़ रहा था, इसका एक मीटिंग भी है आज। तो ये क्या है, जेम्स स्पेस वेब टेलीस्कोप, ये बेसिकली एक जॉइंट वेंचर है किसके किसके बीच में, यूएस की स्पेस एजेंसी दैट इज़ नासा, यूरोप की स्पेस एजेंसी दैट इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी के का एक जॉइंट वेंचर है, ठीक है। तो ये है क्या, ये बेसिकली एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है ना, जो इंफ्रारेड रेस को बेसिकली डिटेक्ट करती है ना, दैट विल कॉम्प्लीमेंट एंड एक्सटेंड द डिस्कवरीज ऑफ द हबल स्पेस टेलीस्कोप। ये बेसिकली लॉन्गर वेवलेंथ को मेजर कर सकती है ना, और सेंसिटिविटी इसमें ज़्यादा इंप्रूव्ड है। तो ये बेसिकली क्या है, जो हबल स्पेस टेलीस्कोप है ना, जिसको अभी डीकमीशन किया जा रहा है, उसका रिप्लेसमेंट है बेसिकली ये, और बेटर वर्जन है ना, अपग्रेडेड वर्जन है ना। ये एक्चुअली अर्थ को ऑर्बिट नहीं करेगा, इंस्टेड इट विल सिट एट द अर्थ सन्स लैंग्रांजे पॉइंट। अब ये लैंग्रांजे पॉइंट क्या होता है भाई, अभी देखो क्या होता है कि लैंग्रांजे पॉइंट क्या होता है बताता हूँ। इसको लैंग्रांजे पॉइंट पे जाके एस्टैब्लिश किया जा रहा है, बस ये याद रखना। अब मैं लैंग्रांजे पॉइंट आपको बता देता हूँ क्या होता है। जैसे ये अर्थ है ना, तो अर्थ है और यहाँ सन है ना, तो अर्थ और सन के बीच में ना ऐसे 5 पॉइंट्स हैं, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जो अर्थ फोर्स लगा रहा है और जो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है ना, मतलब अर्थ के ऑर्बिट में सैटेलाइट इसलिए मूव करता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। तो यहाँ पे ये दोनों बैलेंस कर जाते हैं, ये अर्थ से जो लग रहा है और जो सन से जो लग रहा है, ये दोनों बैलेंस कर जाते हैं, तो इसके ऊपर नेट जो फोर्स रहता है वो ज़ीरो रहता है। तो ये बिना किसी फ्यूल के, यहाँ पे बिना किसी ज़्यादा फोर्स के ये ऑर्बिट करता रहता है ना। तो उसको हम बोलते हैं लैंग्रांजे पॉइंट, है ना। तो वहाँ पे इसको प्लेस करने की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जेम्स वेब टेलीस्कोप कहाँ पे अपॉइंट होगा, लैंग्रांजे पॉइंट पे, ठीक है। इस टाइप का है ये, देखो इस टाइप का टेलीस्कोप है, ठीक है, इस टाइप का। उसके बाद आगे बात करते हैं वाइजर प्रोग्राम के बारे में। तो ये तो कोई जितने भी स्पेस में टेलीस्कोप्स होते हैं ना, इनका मकसद क्या होता है, इनका मकसद ये होता है कि बाहर की कोई अगर ऐसे प्लैनेट्स हैं, उसको एक्सो प्लैनेट्स हैं, उनको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, या फिर बाहर से जो एकदम दूर दूर से लाइट आ रही है ना, जो दूर दूर से लाइट आ रही है उसको हम आइडेंटिफाई कर पाएँ, ताकि हम इवोल्यूशन ऑफ गैलेक्सीज और यूनिवर्स को बता पाएँ, है ना, कि हमारा यूनिवर्स इवॉल्व कैसे हुआ उसको हम बता पाएँ, यही इसका मकसद रहता है ना। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट वाइजर प्रोग्राम। तो वाइजर प्रोग्राम क्या है, व्हाट इज़ वाइजर प्रोग्राम।
तो वाइजर इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन स्पेस इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम, है ना। क्या करेगा ये प्रमोट करेगा वुमेन को इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बाय लैटरल एंट्री, है ना। तो सिंपल है, वुमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, ये तो सिंपल आप याद कर सकते हो, है ना। वाइजर का फुल फॉर्म आप याद कर सकते हो, वुमेन्स इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च, है ना। तो बेसिकली साइंस और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसमें हम वुमेन को प्रमोट करेंगे, है ना। यही यही मकसद है ना, सिंपल है। उसके बाद आगे बात करते हैं इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के बारे में। तो ये क्या है, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो इंडिया और जर्मनी के बीच में एक पार्टनरशिप टाइप का होगा, है ना, इंडिया और जर्मनी के लिए। किससे रिलेटेड करके, साइंस से रिलेटेड, है ना। नाम में ये दिख रहा है ना, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। तो यही करेगा, ये क्या करेगा, इनोवेशन को फॉस्टर करेगा। और साइंस का मकसद क्या होता है, इनोवेशन लाना, है ना, न्यू इन्वेंशंस लाना। तो ये इनोवेशन को फॉस्टर करेगा थ्रू इंडो जर्मन R&D नेटवर्किंग, है ना। इंडिया और जर्मनी के जो R&D सेंटर्स हैं वो आपस में नेटवर्किंग करेंगे, है ना, एक साथ काम करेंगे, इंडस्ट्रियल रिसर्च पे पार्टनरशिप करेंगे। किसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में, है ना। पब्लिक एजेंसीज और प्राइवेट एजेंसीज दोनों इसमें इन्वॉल्व होंगी, है ना। इन्हीं का ही एक प्रोजेक्ट है 2+2 प्रोजेक्ट, जिसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, ये इनोवेटिव बेसिकली R&D सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स को ले रहे हैं, है ना। उनमें दोनों बेसिकली आके काम कर रहे हैं, दोनों जो R&D सेंटर्स हैं जिनके इंडिया और जर्मनी में जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं वो आपस में आके कोलैबोरेट कर रहे हैं, और बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, पब्लिक इंडस्ट्रीज भी कोलैबोरेट कर रही हैं, है ना। तो दोनों साइड के PPP मोड में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है ना, ताकि हम इनोवेशन को फॉस्टर कर सकें साइंस में, है ना। ये मकसद है। आगे बढ़ते हैं और स्वदेश के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ स्वदेश। देखो स्वदेश क्या है, बेसिकली ये एक यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव। इसमें बेसिकली करेंगे क्या, ये सब हटाओ, ये सब मैं बता रहा हूँ क्या करेंगे इसमें बेसिकली जो हमारी ये न्यूरो इमेजेस होती है ना, जैसे आप एक्सरे करवाते हो या फिर ऐसे ऐसे इमेजेस देखी होंगी आपने, जिसमें आपकी बॉडी की पूरी इमेज आ जाती है, जिसको बोलते हैं न्यूरो इमेजिंग। दिस इज कॉल्ड न्यूरो इमेजिंग। आपके जब ब्रेन की इमेज, सारे न्यूरॉन्स की इमेज आ जाती है ना इस टाइप से, सिमुलेशन टाइप से, ऐसे रेड और ये सब आ जाता है ना, इसको हम बोलते हैं न्यूरो इमेजिंग। तो बेसिकली हम इसमें क्या करेंगे, इनका डेटा अवेलेबिलिटी कराएंगे। ये जो होती है ना, न्यूरो इमेजिंग होती है, न्यूरो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, न्यूरो साइकोलॉजिकल डेटा होता है, ये सब जो डेटा है ना, ये सब हम अवेलेबल कराएंगे उन रिसर्चर्स को जो इस डोमेन में रिसर्च कर रहे हैं, है ना। तो बस यही प्रोजेक्ट है और कुछ नहीं है। इसमें पढ़ लो एक बार क्या बोल रहा है। इट इज़ अ यूनिक ब्रेन इनिशिएटिव फोकसिंग ऑन सर्टिफाइड न्यूरो इमेजिंग, न्यूरोकेमिकल, न्यूरोसाइकोलॉजिकल डेटा। तो यही बेसिकली जो ये डेटा है ना, ये वाला डिफरेंट लोगों का डेटा है ना, ये बेसिकली रिसर्चर्स को देंगे, दैट आर मेड अवेलेबल टू रिसर्चर्स फॉर मैनेजिंग ब्रेन डिसऑर्डर्स। तो जितने भी ब्रेन डिसऑर्डर्स हैं उसको मैनेज करने के लिए हम ये डेटा अवेलेबल कराएंगे जो इनमें रिसर्च कर रहे हैं, ताकि बेटर रिसर्च हो पाए, है ना। उसके बाद इसको डेवलप किसने किया, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, के अंदर आता है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, उसने इसको डेवलप किया है ना। तो ये आपको याद रखना है, इट इज़ सपोर्टेड बाय जावा बेस्ड वर्कफ्लो एनवायरनमेंट एंड पाइथन। तो ये सबसे सपोर्टेड है। डेडिकेटेड स्टोरेज सिस्टम इसको दिया गया ताकि इतना सारा जो डेटा है वो हम स्टोर कर सकें। क्वालिटी कंट्रोल प्रोवाइड करता है, डेटा एनालिसिस रिपोर्ट प्रोवाइड करता है और डेटा बैकअप्स को प्रोवाइड करता है ना। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के बारे में, है ना। तो इसी से ही जुड़ा हुआ है, तो इसलिए बात कर लेते हैं। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1999 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था अंडर सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फंड करता है ना, और एक डीम टू बी एक यूनिवर्सिटी है ना। ये क्या करता है, नाम में ब्रेन है तो ब्रेन पे रिसर्च करता है, बेसिकली ब्रेन फंक्शंस को देखता है कि भाई वो हेल्थ और डिसीजेस, बेसिकली रिसर्च करता है कि कैसे हम ब्रेन को स्टडी करके हेल्थ और डिसीजेस को बेसिकली टैकल कर सकते हैं ना। इट स्टडीज द ब्रेन फंक्शंस इन हेल्थ एंड डिसीजेज यूजिंग इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोचेस इन बेसिक एंड ट्रांसलेशनल रिसर्च, है ना। तो जब भी मान लो आपको डिसीज़ हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो ब्रेन कैसे रिएक्ट करता है, ब्रेन पे क्या चेंजेस आते हैं, क्या इफेक्ट आते हैं, उनको स्टडी करता है। लोकेशन कहाँ है इसका, NBRC का मानेसर हरियाणा में, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अबाउट जियोग्राफी। तो हमारे साइंस एंड टेक के मेन करंट अफेयर्स खत्म हो गए, है ना। अब हम ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं। तो पहला है अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। तो सबसे पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है, तो हम देख लेते हैं इसका लोकेशन कहाँ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का, है ना। तो ये देखो, दिस इज़ पर्शियन गल्फ, है ना। यहाँ पे देखोगे तो डिटेल में दिख जाएगा, थोड़े माइक्रो व्यू में देखोगे तो ये अपना ये अफ्रीका है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये इंडिया है ना। यहाँ पे दिस इज़ पाकिस्तान, दिस इज़ ईरान, है ना। और ये बीच वाला प्लेट्यू, ये सिन्हाई पेनिनसुला, है ना। और यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया और वो वाला जो रीजन है मिडिल ईस्ट वाला, है ना। तो यहाँ पे है आपका पर्शियन गल्फ, ठीक है।
अब पर्शियन गल्फ जो है वो ये पर्शियन गल्फ जो है वो यहाँ इस वाले ओशन से, इंडियन ओशन से कनेक्ट होता है थ्रू अ स्ट्रेट, है ना, विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज यहाँ पे है, कहाँ पे है, एक बार ये पेन चेंज कर देते हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पर है? ये रहा, एक मिनट, ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, है ना। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बेसिकली ईरान और ओमान के बीच में है ना, यहाँ ओमान है ये पूरा, ठीक है, दिस इज़ ओमान, और यहाँ ईरान है, तो ईरान और ओमान के बीच में है। उसके राइट हैंड साइड पे है गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड पे है पर्शियन गल्फ, ठीक है। अब पर्शियन गल्फ को हम ये भी देख लेते हैं कि पर्शियन गल्फ को सराउंड करती करती कौन सी कंट्री मतलब नेशन है ना। तो ईरान है, ठीक है, कौन कौन सा, ईरान है ना, यूएई है, ठीक है, कतर है, ठीक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया है ना, कुवैत है, ये देखो इधर से कुवैत है, ठीक है, और इराक भी है ना, ये देखो इराक भी है, इराक का भी छोटा सा पार्ट इधर से जा रहा है ना, इराक भी है। तो ये ध्यान रखना, ये पता नहीं चलेगा इसमें, है ना, क्योंकि देखो अगर ऐसे सोचने बैठोगे ना, अगर नहीं देखा होगा तो इराक को आप हटा दोगे, क्योंकि इराक का जस्ट छोटा सा पार्ट है, ये देखो यहाँ से टच करते हुए आ रहा है ना। तो इराक भी है, ये ध्यान रखना, इराक भी है, ईरान भी है। ईरान भी टच करता है पर्शियन गल्फ को, इराक भी करता है, कुवैत भी करता है, सऊदी अरेबिया भी करता है, कतर भी करता है, इनफैक्ट बहरीन भी करता है ना, और यूएई भी करता है यहाँ से, ठीक है, और इधर ओमान तो है ही है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं वो पर्शियन गल्फ को सराउंड करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं सारे, ठीक है। ऐसे पूछ लेते हैं कौन कौन सी कंट्री सराउंड कर रही हैं, क्या क्या सराउंड कर रहा है ना। एक मिनट, हाँ, तो हमने देख लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहाँ पर है, लोकेशन हमने देख ली, है ना। गल्फ ऑफ लिंकिंग द गल्फ ऑफ ओमान टू द अरेबियन सी, ठीक है। तो गल्फ ऑफ ओमान को अरेबियन सी से ये बेसिकली कनेक्ट करता है। एक्चुअली एक मिनट, एक चीज़ बता देता हूँ, वो पार्ट उसका इंडियन ओशन का ही है, ये है अरेबियन सी यहाँ पे, दिस इज़ अरेबियन सी और दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, है ना, एंड दिस इज़ इंडियन ओशन, ये पूरा, है ना। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, पर्शियन गल्फ को, गल्फ ऑफ ओमान को यहाँ अरेबियन सी से कनेक्ट कर रहा है, पर्शियन गल्फ को कनेक्ट करते करते गल्फ ऑफ ओमान से कनेक्ट करता है, और फिर फाइनली अरेबियन सी से करता है ना, ये याद रखना। उसके बाद स्ट्रेट जो है वो 21 माइल्स का है ना, 21 माइल्स वाइड है एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट, बट द शिपिंग लेन इज़ 2 माइल्स। ये सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस लोकेशन याद रखो, उतना ही करना है ना। अब दूसरा एक और न्यूज़ में आया था ग्लासगो ग्लेशियर, ये बेसिकली मेल्ट हो रहा है इसलिए न्यूज़ में आया था, हम लोकेशन बस इसकी देख लेते कहाँ पर है, अंटार्कटिका में। तो ग्लासगो ग्लेशियर कहाँ पर है, अंटार्कटिका में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट जुआरी ब्रिज। तो जुआरी ब्रिज क्या है, जुआरी नाम में पता होगा आपको, जुआरी रिवर पता होगी जो गोवा में फ्लो करती है ना, गोवा में फ्लो करती है, याद है ना जुआरी। तो जुआरी ब्रिज, उसके ऊपर ब्रिज बन रही है, दैट इज़ जुआरी, है ना। ये सितंबर 2022 तक रेडी हो जाएगी। तो जुआरी क्या है, ये लार्जेस्ट रिवर है गोवा में, है ना। कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हेमत भाषम से वेस्टर्न घाट्स में। देख लेते हैं एक बार इसका भी मैप देख लेते हैं ना, एक मिनट इसका मैप देख लेते हैं, ये रहा। तो देखो दिस इज़ गोवा, ठीक है, ऊपर महाराष्ट्र है, साइड में कर्नाटका है ना, उसके बीच में रहता है सैंडविच बिटवीन बोथ ऑफ देम इज़ गोवा। तो गोवा से कौन कौन सी रिवर जाती हैं, ये है जुआरी, है ना। तो जुआरी यहाँ से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। और एक है महादेई, जिसको हम मांडोवी बोलते हैं जब वो गोवा में एंटर करती है ना। एक है शपोरा और एक है खांदेपार। तो ये 4-5 रिवर्स आप नाम याद रखना, हैं बहुत कम कम, जुआरी, मांडोवी, शपोरा, है ना, और खांदेपर जो इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ये आप याद रखना, है ना। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। जुआरी एंड मांडोवी रिवर स्ट्रक्चर एंड एस्टुरीन सिस्टम। तो ये एस्टुरीज एंड एस्टुरीज बेसिकली क्या होते हैं, व्हाट इज एस्टुरीज, जब एक जो लार्ज रिवर है वो मतलब रिवर्स आके ओशन में मिलती है, तो वो जो जहाँ मिलती है उस माउथ को हम बोलते हैं एस्टुरी, है ना। यहाँ पे जो बनती है दैट इज कॉल्ड एस्टुरी। तो ये आपने देखा होगा, ये जाके कहाँ मिल रही थी, अरेबियन सी में मिल रही थी ना। तो अरेबियन सी बड़ा सा है, ये रिवर मिलेगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एस्टुरी बनेगी, है ना। तो ये दोनों एस्टुरीन स्ट्रक्चर बनाती हैं। इसको हम एक मिनट, इसको हम अगना शानी भी बोलते हैं इंटीरियर रीजन्स में। ये जुआरी का नाम है क्या है, अगना शानी, ठीक है। अगना शानी इसको बोलते हैं कहाँ पे, इंटीरियर रीजन्स में। तो ये आपको याद रखना है, जुआरी को बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं पकल दल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। ये किस रिवर पर है, मरसुदार रिवर पर है। किस रिवर पर है, मरसुदार रिवर पर, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि मरसुदार रिवर क्या है, ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है बेसिकली, है ना, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। तो ये डैम की कैपेसिटी कितनी है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, इससे कितनी बिजली जनरेट हो सकती है, 1000 मेगावाट की, है ना।
जो ये मार्सोदार रिवर है ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है चेनाब की। ये आपको याद रखना है किसकी ट्रिब्यूटरी है, चेनाब की ट्रिब्यूटरी है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है ये मार्सोदार रिवर, ननकन ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पर है, वारवान वैली पर है, जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। तो जम्मू कश्मीर में एक वैली जाती है वारवान वैली, है ना, वहाँ पे ये ननकन ग्लेशियर है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है ना, और फिर ये चेनाब में जुड़ जाती है, ठीक है। तो दैट इज़ कौन सी रिवर, मारसूरदार रिवर, है ना, मारसूरदार रिवर, ध्यान रखना मारसूरदार रिवर। उसके बाद अगली बात करते हैं अबाउट कामेंग रिवर। तो कामेंग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी है, ब्रह्मपुत्रा की। कौन सी ट्रिब्यूटरी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं एक बार, चलो, और ट्रिब्यूटरीज को भी देख लेते हैं। तो देखो ये है ब्रह्मपुत्रा, ये ब्लू में है ना, ये है अपनी कामेंग रिवर, ये दिख रहा होगा, फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा। ये है कामेंग रिवर, है ना। और कौन कौन सी ट्रिब्यूटरी हैं, सुबानसरी है, ये भी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। और कौन सी ट्रिब्यूटरी है, कौन कौन सी दिख रही है, दिबांग रिवर दिख रही है हमको, है ना। और कौन सी दिख रही है, लोहित रिवर दिख रही है ना। नोवा दिहिंग रिवर दिख रही है, जो कि लोहित में ही जुड़ती है जाके, और लोहित फिर फाइनली कहाँ जुड़ जाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर में, है ना। तो ये सब, और एक और है सियांग रिवर, है ना, सियांग रिवर भी है, ठीक है। और कोई रिवर दिख रही है, नहीं। तो दिबांग, सियांग, सुबानसरी और कामेंग, ये सब क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। लोहित क्या है, लोहित लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना। नोआ दिंग लोहित की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, वाइट कर लेते हैं इसको। चलो, उसके बाद बात कर रहे थे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्रा की, कहाँ से राइज होती है, तावांग डिस्ट्रिक्ट इन ईस्टर्न हिमालयस, है ना। सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट के थ्रू फ्लो करती है, ब्रह्मपुत्रा में ज्वाइन करती है एट तेजपुर, है ना। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है और जो पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो इसके नियर है ना। तो ये आपको याद रखना है, कौन कौन से जो नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो इस बैंक्स पर हैं। दैट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क एंड पाखुई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आपको याद रखना है दोनों, ठीक है। आगे बात करते हैं और चिली की लोकेशन के बारे में बात करते हैं। तो चिली कहाँ पर है, पता होगा आपको चिली कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के यहाँ पे, कहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न पार्ट पे, है ना, वेस्टर्न पार्ट पे। और थोड़ा और रिवाइज कर लेते हैं ज्योग्राफी यहाँ पे। यहाँ से कौन सा करंट फ्लो करता है, बताओ बताओ कौन सा करंट फ्लो करता है, 10 बार बताया, पेरोवियन करंट या फिर हमबोल्ट करंट, है ना। क्या बोलते हैं, हमबोल्ट करंट। कौन सा करंट है, वार्म है कि कोल्ड है, नीचे से आ रहा है तो क्या होगा, कोल्ड होगा। ऊपर से जब इक्वेटर से आता है तो कौन सा करंट होता है, वार्म करंट होता है। सिंस ये नीचे पोल से आ रहा है तो कोल्ड करंट होगा ना, टेम्परेचर लो होता है नीचे, तो दिस इज अ कोल्ड करंट, ठीक है। कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करता है ना, बताना यहाँ पे कौन सा करंट फ्लो करता है। ये ब्राज़ील है, ध्यान रखना, ये ब्राज़ील है। क्या ये ब्राज़ीलियन करंट है ना? क्या ये ब्राज़ीलियन करंट है कि कोई और करंट है, बताना मेरे को, ठीक है। बताया ज्योग्राफी के लेक्चर्स में। आगे बढ़ते हैं, चिली के बारे में बात करते हैं। साउथ अमेरिका में लॉन्ग नैरो स्ट्रिप है, देख ही लिया हमने, है ना, और क्या ही बात करोगे। अच्छा हाँ, एक और देख लेते हैं इसके, जब हम बात कर रहे थे, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ है, तो ये जो कंट्रीज इसको सराउंड करती है ना उसकी बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बॉर्डर, किससे किससे ये बॉर्डर शेयर करता है। तो बेसिकली पीरू से करता है, बोलिविया से करता है, अर्जेंटीना से करता है ना। और इसके सबसे नीचे है ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज इज बेसिकली यहाँ पे, इधर है, ये इधर है ड्रेक पैसेज, है ना, ड्रेक पैसेज इधर है ना। तो वहाँ पे भी ये उससे भी बॉर्डर करता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट रेजांगला। रेजांगला एक पास है ना। इसका लोकेशन देखते हैं हम, कहाँ है रेजांगला। चलो रेजांगला की लोकेशन देखते हैं कहाँ पर है। देखो ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, ये जो ये दिख रहा है ना रेजांगला मेमोरियल, इसी के यहाँ पर है पास, ये इधर, फिर से ब्लैक करना पड़ेगा, देखो इधर, ये जो रेजांगला मेमोरियल है उसी के जस्ट इधर है, इधर यहाँ पे एक पास है, दैट इज़ कॉल्ड रेजांगला पास, है ना। तो लोकेशन कभी आ जाए कहाँ पर है तो आप याद रखना ये यहाँ पर है रेजांगला, ठीक है। ये लोकेशन याद रखना, इसीलिए बता रहा हूँ बस, और कोई मोटिव नहीं है, ठीक है। रेजांगला समझ में आ गया, कहाँ पर है। तो नवंबर 18 जो था, वहाँ पे यहाँ पे बेसिकली बैटल ऑफ रेजांग हुई थी, बैटल ऑफ रेजांग ला हुई थी, है ना। तो नवंबर 18 को हमने 59th एनिवर्सरी मनाई। तो ट्रूप्स फ्रॉम 13 कुमाऊं रेजिमेंट डिफीटेड सेवरल वेज ऑफ चाइनीज़ इंट्रूजन्स। तो चाइनीज़ पीपल की जो, चाइना की जो लिबरेशन आर्मी थी, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उसको डिफीट किया था 1962 में। रेजांगला इज़ अ माउंटेन पास ऑन द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख। तो लद्दाख में हमने देख लिया लोकेशन, कहाँ पे लोकेटेड है, चुसुल जो विलेज है ना,
उसके और स्पांगूर लेक के बीच में है ना, दैट स्ट्रेचेज अक्रॉस इंडियन एंड चाइनीज़ टेरिटरीज। तो बेसिकली बाउंड्री पर ही है ना, तो इसीलिए ये आपको याद रखना है ना। पूछ लेते हैं कभी कभार रेजांगला कहाँ पर पास है, तो इतना तो याद ही रखो। लोकेशन हमने देख ही ली है, लद्दाख में है ना, तो थोड़ा ऊपर नीचे अरेंज करने के लिए आ जाए तो देख लेना कि भाई सियाचिन ग्लेशियर उसके ऊपर है कि नीचे है, तो नॉर्थ में है सियाचिन ग्लेशियर है ना, तो ये सब ऐसे याद रखना। उसके बाद बात करते हैं लुथानिया के बारे में। तो लुथानिया क्या है, बाल्टिक रीजन में एक कंट्री है ना। कहाँ पर है देखें, लुथानिया नहीं है लुथानिया का मैप, चलो कोई बात नहीं। लुथानिया इधर है, नॉर्थ सी आपने देखा है ना, उसके इधर है, मतलब उसके राइट हैंड साइड पे इधर है लुथानिया, है ना। जो बाल्टिक रीजन्स हैं बेसिकली हम बोलते हैं, बाल्टिक स्टेट्स बोलते हैं ना, वन ऑफ द 3 बाल्टिक स्टेट्स, लुथानिया, एस्टोनिया, ठीक है, लातविया, तो यहाँ पे है लुथानिया, ठीक है। वन ऑफ द 3 बाल्टिक स्टेट्स एंड लाइज ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द बाल्टिक सी, है ना, तो ये आपको याद रखना है। लुथानिया के एक बार आप घर जाके लोकेशन मार्क कर लेना कि कहाँ पर है लुथानिया, है ना। ये इधर यूरोप का पार्ट है ना, ये नीचे आता है जर्मनी, है ना, इधर आता है लुथानिया, इधर आता है स्वीडन, इधर आता है पोलैंड, है ना। इस टाइप से ये मैप पूरा आप मार्क कर लेना। इधर आता है नॉर्दर्न सी, फिर यहाँ पे कंट्री आता है, इधर आता है, तो एक बार ये जाके मार्क कर लेना। पूरा तो यूरोप का मैप में को याद नहीं है ना, तो एक बार आप जाके मार्क कर लेना लुथानिया को, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं अबाउट ताइवान स्ट्रेट। तो ताइवान स्ट्रेट किसके बीच में, ताइवान और चाइना के बीच में। कहाँ है, ये रहा ताइवान, है ना, ये रहा चाइना, और इसके बीच में ये स्ट्रेट है, दैट इज कॉल्ड ताइवान स्ट्रेट, है ना। तो ईस्ट चाइना सी के बेसिकली साउथ में है ना, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे थोड़ा बहुत लोकेशन आप याद रखना है ना। तो ताइवान स्ट्रेट इज़ अ 110 माइल वाइड चैनल दैट सेपरेट्स द मेनलैंड चाइना फ्रॉम आइलैंड ऑफ ताइवान। इसको हम फॉर्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं, तो याद रखना फॉर्मोसा स्ट्रेट इसी का ही नाम है, ताइवान स्ट्रेट का नाम है फॉर्मोसा स्ट्रेट, है ना। और द ताई हाई, ठीक है, तो ताई हाई फॉर्मोसा स्ट्रेट इसी का ही नाम है। इट मेक्स अप द पार्ट ऑफ द साउथ चाइना सी। हमने देखा था ना, ईस्ट चाइना सी के साउथ में है, तो साउथ चाइना सी, है ना। इट्स नॉर्दर्न पोर्शन इज लिंक टू द ईस्ट चाइना सी, है ना। स्ट्रेट बॉर्डर्स द सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द चाइना एंड ऑल्सो द ईस्टर्न पार्ट ऑफ चाइनाज फुजियान प्रोविंस। तो ये जो स्टेट है ये बॉर्डर करता है इसको चाइना के फुजियान प्रोविंस को, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट जोग्राफी। अभी जोग्राफी में दो स्लाइड्स और बची हैं, उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे, है ना, क्योंकि नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। So thank you so much guys for listening to this lecture, and for more such courses you can log on to www.thelemonway.com. Please leave us a review and explore our YouTube. Thank you so much. अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, है ना। MCQ वाले लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय एंड टेक केयर।